अब इसको बहुत ध्यान से मैं चाहूँगा लोग सुने, चाहे पेपर पेन लेके लिखना भी चाहें तो लिख लें। बहुत ऐसी लर्निंग दूँगा जो आपको कोई कॉलेज क्लासरूम में नहीं मिलेगी। पार्ट 1 को ही कंटिन्यू करेंगे, राइट? जो उसमें लोगों की क्वेरीज थी, हम उसको आंसर करेंगे। ठीक है? संजय जी, उसमें आपने पिछली बार ये बताया कि ऑप्शन बाइंग कैसे करी जाए ताकि एक वेल्थ बिल्डअप हो। हुँ, नाउ वाइस वर्सा, आप ऑप्शन राइटर हैं, हुँ। राइट? अब आप ये बताइए हमारी ऑडियंस को कि ऑप्शन राइटिंग से नॉन डायरेक्शनल हम कैसे ट्रीट करें? देखिए, मैं एक स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। निफ्टी 50, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250। इसके लिए कोई ईटीएफ बताओ तीनों के लिए जहां हमारे दर्शक इन्वेस्ट कर सकें और वो ये 400% 500% की रिटर्न खा सकें। निफ्टी 50 के लिए है, सेकंड आता है तीसरा आपका मिड कैप 150 में आई थिंक ईटीएफ है। संजय जी, आजकल गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, क्रिप्टो भी ऊपर जा रहा है, दोनों की ही बहुत हवा जैसे बनी हुई है। तो आप इस पे दोनों पे ही हाईलाइट कीजिए कि ऑडियंस को क्या करना है। मैम दोनों में दोनों में दोनों में क्या यार संजय, तुम बोलते रहते एसडब्ल्यूपी करो एसडब्ल्यूपी करो। अरे भाई, एसडब्ल्यूपी कैसे करे? अब किसी के पास 20 लाख है, 30 लाख है, वो एसडब्ल्यूपी करता है और हर महीने 1 लाख निकालता है, तो उसकी तो कैपिटल ही खत्म है। बिल्कुल, तो क्या बिल्कुल। तरीका है एसडब्ल्यूपी करने का? और ये सबसे बड़ी बात कि आपने सबके अंदर कीड़ा तो डाल दिया एसडब्ल्यूपी का, हुँ, लेकिन वो असेट बिल्डिंग कैसे करनी है वो भी सिखाओ लोगों को। बिल्कुल। तो पहले वही सिखाई थी पर लोगों ने उठा के वही ले लिया जो उनको सबसे ज़्यादा सूट कर रहा था, तो इसलिए एसडब्ल्यूपी चल पड़ा। देखिए एसडब्ल्यूपी हम कर ही रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं। अगर हम कोई पेड़ उगाते हैं, उसका फल खाते हैं, वो भी एसडब्ल्यूपी है, सिस्टमैटिक विथड्रॉल है। हर सीज़न में उसका आम का पेड़ होता है, तो आम खा लेते हैं। वो पेड़ फिर से आम देता है, फिर से खा लेते हैं, फिर से आम देता है, फिर से आम खा लेते हैं। तो वो भी सिस्टमैटिक विथड्रॉल है। आप अगर ये देखें पीपीएफ है, तो जब पीपीएफ मैच्योर होती है, कुछ लोग उसकी एन्युटी बना लेते हैं, उसको एन्युटी वर्ड यूज़ करते हैं। तो एन्युटी भी एसडब्ल्यूपी है। तो एसडब्ल्यूपी तो एक तरीका रहा ही है, हमेशा से पैसा निकालने का तरीका रहा है। तो ऐसा नहीं था कि एसडब्ल्यूपी पहले से नहीं था, हमेशा से था। अगर आप एक एफडी में से ब्याज भी निकालते हैं, तो वो भी सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान है। तो सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान तब चालू होता है जब पेड़ बड़ा हो जाता है, जब आपका पीपीएफ मैच्योर हो जाता है या जब आपके पास एक सब्सटैंशियल अमाउंट की फिक्स्ड डिपॉजिट होती है। इसी तरीके से सिस्टमैटिक विथड्रॉल म्यूचुअल फंड में तब चालू होगा जब आप अपना कॉर्पस बिल्डिंग कर लेंगे, अपना गोल हिट कर लेंगे और उसके बाद आप उसमें से विथड्रॉल लेना चालू करेंगे। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ संजय भाई की बातों को आसान शब्दों में, कि पहले आप अपना कॉर्पस बिल्ड करिए 20 साल 30 साल एसआईपी चला के। बिल्कुल। जब वो एक कॉर्पस बन जाए, वहां से थोड़ा 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 पैसा निकालिए जो कि आपकी लाइफ टाइम चलता रहेगा और वो पैसा भी ग्रो होता रहेगा। यस, यस। दिस इज व्हाट यू मीन टू से। बिल्कुल जी। चलिए, तो दोस्तों स्वागत करते हैं संजय कथुरिया जी का, जो कि एक बहुत जाने माने, मैं कहूँगा, गेस्ट हैं और जाने माने एक्सपर्ट हैं, सीएफए हैं बाय प्रोफेशन, और बहुत जगह जाके बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं। इन्होंने फाइनेंस के लिए बहुत लोगों के साथ मिलके काफ़ी ज्ञान लोगों को दिया है। और मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, पिछले 1 साल से हम जानते हैं। लेकिन इनकी जो नॉलेज है दोस्तों, वो बहुत अच्छी है। मतलब मैं अगर 100 लोगों का पॉडकास्ट करता हूँ तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो खराब हैं, लेकिन उनमें इनका लेवल बहुत अच्छा है, थैंक क्योंकि यू सो ही मच। इज़ ए वेरी लर्नेड पर्सन और अपने कंटेंट के लिए बहुत मेहनत करते हैं, काफ़ी स्टडी करते हैं, नया नया कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज सीखने को देखते हैं क्या मिलता है संजय जी से। स्वागत करते हैं संजय जी का अपने पॉडकास्ट डीप टॉक्स पर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम फिर से इनवाइट करने के लिए। लास्ट टाइम मिले थे तो बहुत ज़बरदस्त हाँ, जो वो हुआ था। लोगों ने बहुत अच्छे बहुत लोगों ने बहुत प्यार बहुत किया, प्यार दिया। लाइक किया, और अभी तक उसमें कमेंट आते कमेंट्स हैं आते कि रहते हैं। पार्ट 2 करो, तो इसीलिए आज आपको आमंत्रित किया गया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बस अब आपसे जानकारी लेते हैं। जी, संजय जी, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू मैम। एंड पार्ट 2 बहुत एसेंशियल था क्योंकि एज सच वही जैसे आपने कहा अभी तक कमेंट्स आ रहे हैं। जी, तो हम शुरू करते हैं, हम पार्ट 1 को ही कंटिन्यू करेंगे, राइट? जो उसमें लोगों की क्वेरीज थी, हम उसको आंसर करेंगे। ठीक है। संजय जी, उसमें आपने ये बताया था कि ऑप्शन बाइंग कैसे करी जाती है। हुँ, पहले अभी आपने डिस्कस किया, तो हम मान रहे हैं कि हम वेल्थ बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो वेल्थ बिल्डिंग में हम लोगों का जो निश है वो बेसिकली स्टॉक ट्रेडिंग है। यस। तो उसमें आपने पिछली बार ये बताया कि ऑप्शन बाइंग कैसे करी जाए ताकि एक वेल्थ बिल्डअप हो। हुँ, नाउ वाइस वर्सा, आप ऑप्शन राइटर हैं, हुँ। राइट? अब आप ये बताइए हमारी ऑडियंस को कि ऑप्शन राइटिंग से नॉन डायरेक्शनल हम कैसे ट्रेड करें? देखिए, मैं एक स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ एंड दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप बिल्कुल ही बिना प्रैक्टिस करे प्रैक्टिस करें घुसिए हम। उसमें।
हो सकता है पेपर टेस्ट करना चाहते हैं, बैक टेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी एक्सपर्ट जब आपको कोई स्ट्रेटेजी बताता है, चाहे मैं बताऊं, संजय बताएं, या फॉर दैट मैटर कोई भी बताए, तो आप लोग सुनिए, समझिए, उसको नोट डाउन करिए, उसको कम से कम साल 2 साल का बैक टेस्ट करिए, क्योंकि जो मेरे लिए ठीक है वो ज़रूरी नहीं संजय के लिए ठीक हो, जो संजय के लिए ठीक है वो ज़रूरी नहीं पूजा के लिए ठीक हो, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी में अलग टाइप की कैपिटल चाहिए, अलग टाइप का माइंडसेट चाहिए, अलग टाइप का ड्रॉडाउन होता है और अलग टाइप की साइकी चाहिए। तो आप लोग प्लीज़, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसको एक सिंबॉलिक समझिए, समझ आए, करिए, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन अपना विवेक इस्तेमाल करिए। बिल्कुल। तो देखिए, मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ट्राई करी, ऑप्शन बाइंग करी, सब कुछ किया, फ्यूचर्स लॉन्ग किए, शॉर्ट किए, सब कुछ करके देख लिया। मैंने नोटिस किया कि यूनिडायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज जो होती हैं, जिसमें यूनिडायरेक्शनल पैसा बनता है, उसमें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कम होती है और होल्डिंग की कैपेसिटी भी कम होती है। फॉर एग्जांपल, हमने कोई पोजीशन बनाई और हमने सोचा कि ये एक पर्टिकुलर लेवल तक जाएगा। एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाती है कि जैसे वो थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, हमारे फेवर में जाता है, तो हम पोजीशन काट देते हैं, गोल तक वेट भी नहीं करते लॉसेस हम बहुत ज्यादा होल्ड और कर लेते हैं। लॉसेस को हम, हाँ, उसको हम पकड़ के बैठ जाते हैं। तो वो कटिंग योर फ्लावर्स टू अर्ली एंड क्या कहते हैं, पुटिंग योर वीड्स टू लेट, वो ऐसा कुछ एक पीटर लिंच ने एक बात कही थी कि हम अपने फूलों को जो है जल्दी काट देते हैं और जो हमारी सड़न लग जाती है पेड़ों पे उसको रहने देते हैं। तो इसी तरीके से एज अ ट्रेडर ऑल्सो हम अपने प्रॉफिट्स को जल्दी बुक कर देते हैं और लॉसेस को ज़्यादा देर होल्ड कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम मैं अपने साथ फेस कर रहा था। तो फिर मैंने इसके बाद जब मैंने मेरी यूनिडायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज मेरे को नहीं सपोर्ट करी या मेरी मानसिकता नहीं सपोर्ट करी, तो मैंने स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल को समझा और मैंने वो उसको अपना चालू किया यूज करना निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। दोस्तों यूनी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होती, डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी हाँ, को ही यूनी डायरेक्शनल कहते हैं। बिल्कुल। यानी कि जो एक तरफा स्ट्रेटेजी होती है वो है। आप फिर से कंफ्यूज मत होना कि अभी यूनी डायरेक्शनल क्या नया वर्ड आ गया। हाँ, वो लगा पार्ट 3 में बुलाओ। तो हाँ, एक तरफा स्ट्रैटेजी जो होती है, जब आपने लॉन्ग कर दिया या शॉर्ट कर दिया तो उससे आप पैसा बनाना चाहते हैं। तो फिर मैंने स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल जो स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे स्ट्रैडल में हम एट द मनी कॉल और पुट बेच देते हैं, स्ट्रैंगल में हम थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट बेच देते हैं, वो मैंने ट्राई करनी चालू की। मैंने ट्राई किया बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तो मैंने वहां पे फील किया कि वहां मुझे अगर ठीक ठाक आरओआई भी निकालना है तो जो गैप मेरे को मिल रहा है वो इतना नहीं मिल रहा है कि वो वॉलेटिलिटी को झेल सके। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बैंक निफ्टी का 4% प्लस का या 4% माइनस का स्ट्रैंगल करता हूं, तो मुझे वहां पे भी रिटर्न्स 2-3% के आसपास मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने बोला अब क्या करें, दूसरी यहाँ पे भी नहीं मजा। जो रिलायंस का प्राइस पॉइंट होता है 85% टाइम, 80 to 85% टाइम पूरा महीना वो उस प्राइस पॉइंट के 10% की रेंज में निकालता है, मतलब 10% ऊपर या 10% नीचे। सिर्फ 15% टाइम ऐसा होता है जब वो उस 10% को या तो ऊपर ब्रीच कर देता है या नीचे ब्रीच कर देता है। सिर्फ 10 से 15% टाइम, और उस 10-15% टाइम में भी 25-30% टाइम ऐसा हो रहा होता है जब वो रिजल्ट मंथ होता है, क्योंकि रिजल्ट मंथ में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है ना। ये ठीक है यार, ये ठीक लग रहा है, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने रिलायंस के साथ ट्राई करना चालू किया और मैंने देखा कि उसमें 10% प्लस माइनस करके अपने को 2.5% के आसपास का आरओआई आ रहा था महीने का। और आपको भी पता है मार्केट 80% टाइम साइडवेज ही होती है जनरली, नहीं तो। और इतने बड़े शेयर को एक बार में 10% हिलना, ऊपर जाना या नीचे जाना एक महीने में काफी मुश्किल होता है। तो वहां मैंने किया, मैंने देखा यार ये तो बड़ा सरल था कि कर दिया स्ट्रैंगल, शांति से बैठ गए और बस अब क्या डिके लग रहा है, महीना खत्म हुआ, पूरा पैसा अपने जेब में आ गया क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो गए दोनों। तो ये मैंने किया, मतलब ये तो ठीक है, चल। फिर दूसरा महीना देखा, तीसरा महीना, तो अच्छा रिजल्ट आने लगा। फिर मैंने और 3-4 स्टॉक्स पकड़े, मतलब अकेले रिलायंस पे नहीं बैंक करते, और भी 3-4 स्टॉक्स देख लेते। तो देश के जो सबसे बड़ी 5-7 कंपनीज हैं जिनमें वॉलेटिलिटी कम है और वॉल्यूम ज्यादा है, उन कंपनीज में मैंने स्ट्रैंगल करके देखा, यही 10% के आसपास की रेंज। वर्कड वेरी वेल फॉर मी, और तब से लेके आज तक मैं वही स्ट्रैटेजी अप्लाई करता हूँ। दोस्तों जो इन्होंने कहा देश की 5-6 कंपनियां, उनका मार्केट कैप इतना ह्यूज है, जैसे रिलायंस का हम ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़, 16-17 लाख करोड़ है। 16-17 हो गया क्योंकि हाँ, थोड़ा सा गिर गई correct हो market गया। cap। टीसीएस फॉर दैट मैटर, मारुति, इनके क्या है जो मार्केट कैप है, या आप निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स निकालिए जिसमें एचडीएफसी बैंक भी आता है, आईसीआईसीआई भी है। आईसीआईसीआई भी है,
तो उनका मार्केट कैप इतना ज़्यादा है कि अगर रिलायंस को किसी को 4% चलाना है या 4% चलेगा, तो कितना ह्यूज पैसा इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा टू पुश रिलायंस। यस, तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहती। अगर किसी महीने आती भी है तो संजय जी का कहना है लॉस लेके चुपचाप बाहर निकल जाओ, बिल्कुल, या बिल्कुल। आपको पता है कि वो रिजल्ट मंथ है तो उस पर ट्रेड मत मत करो, करो, बिल्कुल क्योंकि सही। 4 महीने साल के आएंगे जिसमें कि रिजल्ट मंथ आता है, और नहीं, या ऐसा नहीं है रिजल्ट के बाद कर लो। नहीं, और ऐसा नहीं है, जैसे आप समझे कि मार्च का क्वार्टर खत्म हुआ, तो अप्रैल के महीने में पूरी 10 कंपनियों का रिजल्ट नहीं आता। 5 का अप्रैल में आता है, 5 का मई में आता है। तो जिनका अप्रैल में आ रहा है उसमें अप्रैल में मत ट्रेड करो, जिनका मई में आ रहा है उनको मई में मत ट्रेड करो। आप Yes. दूसरों को ट्रेड कर लो उस टाइम। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। और इनका कहना ये है कि 4% दूर, यानी कि अगर 1000 रुपए का रिलायंस है, नहीं, 10% दूर। 10%। 10% दूर, सॉरी, अगर 1000 रुपए का रिलायंस है तो आप 1100 या कॉल। उससे ऊपर की कॉल बेचें और 900 या उससे नीचे की पुट बेचें और शांति से बैठ जाएं, वो आपको पूरे महीने में 2% की यील्ड निकाल के निकाल के देगा दे देती है जनरली। जनरली। लेकिन लॉस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। होली ग्रेल कहीं नहीं है। और अगर लॉस हो तो लॉस भी, अगर आप 2% कमा रहे हो तो 2-3% लॉस लेके भी निकलना है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो क्या होता है, लोग यहाँ वाइप आउट भी हो जाते हैं काफी टाइम। यस, और अगर आपको इसको प्रोटेक्ट करना है तो आयरन कॉन्डोर एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें आप आगे का थोड़ा कॉल खरीद सकते हैं, आगे का पीछे का पुट खरीद सकते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट भी कर सकते उसमें हैं आप। प्रोटेक्ट आ जाएगा, लेकिन आपकी यील्ड थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। इंश्योरेंस है तो थोड़ा सा आपका यील्ड, अगर समझो आप 2.5% बना रहे थे तो 2 बना लोगे, 180 बना लोगे। पर उस टाइम रातों की नींद आपकी टेंशन में नहीं जाएगी कि भाई मेरा पैसा उठा, अगले दिन उठे और सुपड़ा साफ हो गया, तो वो उससे बच जाओगे आप। दैट्स ऑल, लाइक गेम ऑफ एक्सपीरियंस, जितना प्रैक्टिस करते देखिए, जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है पूजा मैम कि गेम ऑफ एक्सपीरियंस से पहले ना ये गेम ऑफ एक्सपेक्टेशन है। क्या होता है कि जब भी कोई मार्केट में घुसता है ना, उसको लगता है अपुनिज भगवान है, अपने को साल का 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना चाहिए। धीरे धीरे आपको ये मेच्योरिटी आती है कि इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू मेक दिस काइंड ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट। आप अगर मार्केट से 15 से 20% साल का एक्सपेक्ट करोगे तो प्रोबेबली मार्केट विल गिफ्ट यू दैट, और शांति से आप बना लोगे, ओवर ट्रेड नहीं करोगे, आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा। ये जो मैं कहूँगा कि जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं ना रोज की, सुबह लगे शाम तक पैसा बनाए, सुबह लगे शाम तक पैसा बनाए, चलो आज मैं 2000 बना लेता हूँ, 3000 बना लेता हूँ, वो माइंडसेट से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि ये रिपोर्ट भी आई थी कि ओनली 7% पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ 100, और उस 7 में से भी सिर्फ 1% पीपल आर मेकिंग मोर देन 1 लाख अ ईयर। यस, तो सिर्फ 1% लोग हैं सारी ट्रेडर कम्युनिटी में जो साल का 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, और उसमें भी मेजॉरिटी जो है वो सारे आपके बड़े एल्गो ट्रेडर्स और FIIs और बड़े DIIs है। तो ये ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो गेम की जीतने की प्रोबेबिलिटी है बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। तो इसलिए मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आइडियली आप इसको मत करिए, अगर आप करना चाहते हैं तो एक्सपेक्टेशन ठीक रखिए, बहुत ज्यादा सीखिए, अपने ऊपर कंट्रोल लाइए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाइए, मनी मैनेजमेंट सीखिए, रिस्क मैनेजमेंट सीखिए, स्मॉल कैपिटल से बिगिन कीजिए, धीरे 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 ग्रो कीजिए इसको। डोंट गेट इन एवरीथिंग, एक ही दिन में सारा कैपिटल ले आए, फिर उसको टोटली आग लगा दी और फिर स्ट्रेस में बैठे हैं कि हमने क्या कर दिया, वी लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। तो संजय जी, जैसे कोई बिगिनर अभी एंटर करना चाहता है मार्केट में, तो हाउ शुड ही एंटर एज अ ट्रेडर, एज अ ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर? देखिए एज एन इन्वेस्टर तो मैं सबको एक ही बात कहता हूँ, प्लीज आप मार्केट के नॉइज से दूर हो जाइए, आप झेल ही नहीं सकते। अभी यूनिलीवर 2850 से 2250 आ गया है, 600 रुपए नीचे, विच इज ऑलमोस्ट 25% डाउन। मैक्सिमम स्टॉक्स 3400 वाला एशियन पेंट एशियन भी पेंट 2200 आ गया। 2100-2200 आ जियो गया, फाइनेंस, जियो फाइनेंस आ गया, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लू चिप लार्ज कंपनीज कैप, ऑफ इंडिया, ब्लू ब्लू चिप, लार्ज कैप में भी ब्लू चिप है ये सारी, ठीक है। और TCS आप देखिए 3700 आ गया, इनफैक्ट रिलायंस भी काफी नीचे आ गया। रिलायंस हाँ, अगर आप स्प्लिट एडजस्टेड देखें तो उस टाइम 1600 तक गया था, आज 1200 आ गया, 1200 ठीक है, तो विच इज 25% 25% डाउन। आप इस टाइम पे ना लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकते, पर अगर आप निफ्टी देखें, निफ्टी 12% डाउन है। तो यानी कि अगर आपने निफ्टी खरीदा होता तो आज आप सिर्फ 12% डाउन होते, आपने एशियन पेंट्स खरीदा होता 35% डाउन होते, और आपने एशियन पेंट्स खरीद लिया, अब आपको पता ही नहीं करना क्या है, अब 35% डाउन इज व्हाट इज योर एक्शन? शुड यू बाय मोर, शुड यू एग्जिट? आपको नहीं पता, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपने वो कंपनी खरीदी क्यों थी और आपने किस पर्पस के लिए खरीदी थी। जब आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या एक इंडेक्स को खरीदते हैं तो आपको पता होता है मैं इसमें 50 कंपनियां हैं, देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं, अगर कोई इसमें लिस्ट में नीचे गया तो वो बाहर हो जाएगा और अगली भी कंपनी आ जाएगी इसमें। तो ये इंडेक्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा, और एक समय में हमें पता होता है कि इंडेक्स जो है वो बढ़ के आगे जाने ही वाला है। ओवर ईयर्स इंडेक्स ने एक रिटर्न दिया ही दिया है,
अगर 10 साल 15 साल के होराइजन करेंगे, कोई भी पॉइंट से पकड़ लीजिए, 15 साल का देखेंगे तो रोलिंग रिटर्न्स आपको 12% मिलने ही मिलने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड से करनी चाहिए। वो सबसे सेफ बेट है, उसको रिस्क लेना आ जाएगा, उसका डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा और धीरे धीरे फिर वो आगे रिस्क को बढ़ा सकता है। एंड अ ट्रेडर? एज अ ट्रेडर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आप अपने आप को समझिए कि आप बॉक्सर हैं कि गोल्फर हैं। बॉक्सर जो होते हैं वो 2 मिनट का राउंड होता है उनका, पर वो 2 मिनट बहुत ज्यादा अटेंशन के साथ उनको खेलना पड़ता है, क्योंकि एक घूसा पड़ा दे आर आउट। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, डेली ट्रेडर्स हैं, 5 मिनट की कैंडल देखते हैं, आजकल 3 मिनट की कैंडल देखते हैं, एक मिनट, एक मिनट की कैंडल देखने लग जाते हैं, उसके बेसिस पर डिसीजन ले रहे हैं। तो आई थिंक इट्स मतलब मेरा स्वभाव नहीं है, मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता। ठीक है, तो मैं डे ट्रेड नहीं कर सकता, ये मेरा स्वभाव नहीं है, बट कुछ लोगों को मजा आता है। तो अगर आपका स्वभाव डे ट्रेडिंग का है तो पहले तो आप स्वभाव से चेक करिए। मेरा स्वभाव है कि आराम से पोजीशन बनाओ महीने की, क्योंकि अंत में घूम फिर के वही 2% 1.5% ही बनना है, आप कितना भी खेल लो। लॉन्ग टर्म में मैंने तो किसी को नहीं देखा इससे ज्यादा बनाते हुए। तो क्यों इतनी मगजमारी करनी, अपन आराम से। गोल्फ में कैसा होता है कि 3 शॉट मारने हैं, पूरा पूरा दिन लो, आराम से 2-2 घंटा 1-1 घंटा लो पहले शॉट के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से मैं भी अपना पहला शॉट मारता हूँ आराम से और फिर बैठ जाता हूँ, बस उसके बाद डिके खाता रहता हूँ और अपना महीने का जो बनाना होता है वो बना लेता हूँ। तो आई थिंक पहले आप अपने स्वभाव को जानिए। आप ये समझिए कि आप एक डे ट्रेडर हैं या आप क्या कहते हैं लॉन्ग पोजीशन ट्रेडर हैं। क्या आप डेली झटके झेल सकते हैं, क्या आप एंग्जाइटी को झेल सकते हैं, ये सब चीज़ों को चेक करिए। फिर आप सिलेक्ट करिए कि ओके मैं गोल्फर हूं तो मैं अब उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी सीखूंगा। फिर आप जो है हेड स्ट्रैटेजी सीखिए, जैसे कवर्ड कॉल हो गया, प्रोटेक्टेड पुट हो गया, स्ट्रैंगल हो गई, या फिर आयरन कॉन्डोर हो गया। ये सारी स्ट्रैटेजीज को सीखिए और उनको इंप्लीमेंट करना चालू कीजिए धीरे धीरे करके। अपने रूल्स बनाइए, अपने थीसिस बनाइए कि मैं कैसे एंट्री लूंगा, कैसे एग्जिट लूंगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस लूंगा, कितना कैपिटल डिप्लॉय करूंगा, मैक्सिमम लॉस कितना लूंगा, मैक्सिमम गेन कितना लूंगा। ये सारी थीसिस आप क्रिएट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए और लगाइए। संजय जी, चलो ये समझ आ गया कि कोई नया आदमी है, उसको ये सब करना है। ऐसे भी बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो ये पिछले 4 साल में ही आए या पहले से भी थे, बट 4 साल में कैपिटल और ज़्यादा इन्फ्यूज़ कर दी। जी। अब वो कैपिटल बढ़ते 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 थोड़ी सी मतलब 10 के 40 हो गए, 50 हो गए, जैसा सबके साथ हुआ कि 2x 3x की रिटर्न आ गई पिछले 4 सालों में। अब उन लोगों ने गिरावट तो देखी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कमाया था वो पिछले 6 महीने में साफ हो गया। अब इसका कारण किसी को नहीं पता लग रहा कि क्यों साफ हो गया। कुछ कह रहे हैं कि एफआईजी सेलिंग हो रही है, कुछ कह रहे हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, कुछ कह रहे हैं मद्दी ही आ गई है। पहले तो ये समझाओ आपकी नज़र में कि कारण क्या है, और जो बेचारे फंस गए हैं उनके लिए क्या विकल्प है। यहाँ से बाजार के अंदर 15-20% गिर सकता है। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ निफ्टी, या स्टॉक्स अगर गिरेंगे, अगर 15% निफ्टी गिरेगी तो यहाँ से और आधे हो जाएंगे। तो आपका क्या व्यू है, पॉइंट है इसमें? सर देखिए, पहले तो मेरे को ये बात समझनी है कि अगर किसी व्यक्ति ने पिछले 4 साल में पैसा बनाया तो पिछले 6 महीने में वो जीरो तो नहीं हुआ होगा। नहीं, आधा रह गया। हाँ, मतलब प्रॉफिट्स जो हैं वो कम हुए होंगे। मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ सर। मैं 2016 में एक म्यूचुअल फंड में से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 50 रुपए से स्टार्ट किया था, उसकी एवरेज बाइंग मेरी आज 100 महीने हो चुके हैं पैसा डालते हुए, 77 रुपीज़ है एवरेज बाइंग। वो फंड 225 तक गया था, अभी 195 आ गया है। तो अभी भी तो मैं मैसिव प्रॉफिट में हूँ उसमें, और मैं परचेज किए जा रहा हूँ। तो अगर आप इस होराइजन को देखें, 100 मंथ्स के होराइजन को देखें, तो इवन आफ्टर मार्केट करेक्टिंग और दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड करेक्टिंग बाय 20%, 20% के आसपास वो करेक्ट हो गया, 20-22%, फिर भी मैं रीजनेबल प्रॉफिट में हूँ, अच्छे प्रॉफिट में हूँ। IRR देखे जाए तो वो भी 16-18% के ऊपर है। एक्चुअली होता क्या है संजय, आदमी ने 100 रुपये लगाए 2020 में जी। उसने 100 के 120 करके निकाल लिए 2021 में। अब उसने दोबारा वही पैसा चाहे इन्वेस्ट किया 2021 में किसी और शेयर में। अब वो ये नहीं सोच रहा है कि मैंने तो 100 ही लगाए थे, मैंने तो सिर्फ चर्निंग की है। वो ये सोच रहा है कि मैंने तो पैसा ही अब डाला है, 120 डाला है अभी। ठीक है ना। ऐसे करते करते वो 2024 पे आ गया। अब 2024 में जब उसका ये हमेशा एक नियम है कि वो शुरू में तो वही 100 खेलता रहा, जब मार्केट को गिरने का टाइम आया तो उसने 500 और लगाए हैं उसी वक्त। ये नियम है, जब भी मार्केट गिरने वाली होती है लोग ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ कर देते हैं,
जब भी लॉस होना होता है उस वक्त 10 लॉट होते हैं, प्रॉफिट एक एक में खा रहे होते हैं, जिसमें लॉस हो रहा होता है उस वक्त 10 लॉट होते हैं। जब स्ट्रेडल स्ट्रेंगल एक एक लॉट से कर रहे हैं प्रॉफिट में है, जहां 100 लॉट किए वहीं सुपड़ा साफ। ये तो कायदा है बाजार का। ट्रू ट्रू। तो इस पे आपकी क्या कॉल है कि अब जो फंस गया है, क्या फर्दर मोर करेक्शन आपको दिखती है? रीजन ऑफ फॉल पहले पे तो चर्चा करें। सर देखिए, रीजन ऑफ फॉल थोड़ा एविडेंट था। एक फंडामेंटल ये था कि कंपनीज क्वार्टर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी। सेकंड प्रॉब्लम ये था कि आपका FII सेलिंग कर रहे थे बिकॉज चाइना मार्केट सब थोड़ी बेटर होने लग गई थी। जस्ट टू टेल यू, मैंने वो चाइना के ETF में पैसा डाला था। मैं डालता गया, वो बढ़ रहा ही नहीं था। 17-18, 17-18, 17-18, 17-18, मैं भी खरीदे जा रहा हूँ। आज वो 25 रुपये हो गया, तो अचानक से ही भाग गया, 40% भाग गया। तो ये सारे FIIs बोरिया बिस्तरा लेके वहाँ पहुँच गए। फिर डोनाल्ड ट्रंप आ गए, तो उन्होंने वो रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसीज और अट्रैक्टिंग कैपिटल बैक टू US और इस सब पे फोकस करना चालू कर दिया। तो वहाँ से यहाँ से पैसा फिर से वापस चला गया। तो आई थिंक, बट मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट्स आर इमोशनल इन द शॉर्ट टर्म बट फंडामेंटल इन द लॉन्ग टर्म। तो अभी मार्केट्स इमोशनल हो गई हैं, और इमोशनल इससे हो गए कि वो आज की अपनी कंपनी से भी हताश है कि उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया, और ऊपर से ग्लोबल सिनेरियो भी भारत के सपोर्ट में इस टाइम पे ऐसा कोई दिख रहा नहीं है। तो उस वजह से डबल फटका पड़ा है। पर मैं आपको ना पर्सपेक्टिव थोड़ा देना चाहूँगा जनता को बहुत सारी चीज़ों का, और इस चर्चा में मैं आपको बताऊँगा कि मार्केट यहाँ से गिरेगा नहीं गिरा, मैं भगवान नहीं हूँ, हो सकता है गिर जाए, हो सकता है ना गिरे। आई डोंट लाइक टू मेक एनी काइंड ऑफ प्रिडिक्शंस, बिकॉज वो वॉरेन बुफे कहते हैं कि मैंने आज तक एक भी अमीर इकोनॉमिस्ट नहीं देखा। कि जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अमीर नहीं होते, क्योंकि इकोनॉमिस्ट का काम क्या होता है कि वो पहले प्रिडिक्ट करते हैं और बाद में वो उस पर चर्चा करते हैं कि उनकी प्रिडिक्शन गलत क्यों हुई। तो ये इकोनॉमिस्ट्स का काम होता है। तो मुझे वो सब काम नहीं करना है। मेरा काम एक ही है, मेरे को जो है, अगर जैसे टमाटर 40 रुपए किलो है सर, आप खरीदोगे तो भी खरीदोगे, 60 तब भी खरीदोगे, 50 होगा तब भी खरीदोगे। तो मेरे लिए भी लाइफ वही है, स्टॉक्स वही है, स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स वही है कि मेरे को खरीदना ही खरीदना है, मेरे को दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि मैंने देख लिया है, दिमाग लगा के बहुत देखा, मैं पैसा नहीं बना पाया। और जब मैंने सबसे कम दिमाग लगाया, मैंने बहुत पैसा बनाया। चलो तो संजय, इस चर्चा को थोड़ा सा इस तरह से डाइवर्ट कर देते हैं कि टॉप 5 या 7 म्यूचुअल फंड बताओ जिसमें आप पैसा लगाते हो और आप सजेस्ट करते हो लोगों को कि वो लगाएं। सर देखिए, मैं इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव देते हैं। 3 इंडेक्स की बात करते हैं पहले। भारत के 3 इंडेक्स हैं, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250। इनकी तीनों की बात करते हैं। तीनों रिप्रेजेंटेटिव है अपने अपने सेक्शन के। निफ्टी 50 लार्ज कैप का रिप्रेजेंटेटिव है। अब इसको बहुत ध्यान से मैं चाहूंगा लोग सुने, चाहे पेपर पेन लेके लिखना भी चाहे तो लिख ले। बहुत ऐसी लर्निंग दूंगा जो आपको कोई कॉलेज क्लासरूम में नहीं मिलेगी। निफ्टी 50 ने 2020 के बॉटम से 2024 का टॉप 54 महीने में 4.5 ईयर्स में करीबन 208% का रिटर्न दिया है, विच इज 3 टाइम्स। आपने अगर 100 रुपया लगाया होता तो वो 308 रुपए हो जाता। मतलब बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन, 7,000 से 26,000 आ गया। 26,000 आ गया। ठीक है जी, ये होता है रिटर्न। पर हर रिटर्न के लिए रिस्क होता है। तो अब रिस्क का टाइम आ गया है। रिस्क क्या है कि आज निफ्टी अपने टॉप से अभी एज वी स्पीक करीबन 12.5-13% डाउन है। तो ऊपर कितना गया? 208%। नीचे कितना आया? 13%। ऊपर जाना रिटर्न है, नीचे जाना रिस्क है। अब हम आते हैं मिड कैप पे। ठीक है, मिड कैप ने सेम ड्यूरेशन में 380% का रिटर्न दिया, 380% का रिटर्न दिया। उसने 208 का दिया था। ऑब्वियसली मिड कैप कंपनीज ने बेटर परफॉर्म किया है। आपको क्या लगता है सर कि टॉप टू बॉटम मिड कैप का जो अभी गिरा है, कितना गिरा होगा? 40%। 40%। आपके हिसाब से सर? 40 किलो 40। द आंसर इज 16%। 16 बस। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स टॉप टू बॉटम सितंबर से आज जो है सिर्फ 16% गिरा है सर। दैट्स सरप्राइजिंग, क्योंकि शेयर्स Yes. तो 40% करेक्ट मैम हो गए हैं। हाँ, क्योंकि आपने इंडेक्स खरीदा है। यही गलती लोग करते हैं, वो शेयर्स खरीदते हैं। आपको इंडेक्स खरीदना है, आपका काम ही नहीं है शेयर्स खरीदना। बॉस, मामा अर्थ 50% करेक्ट कर गया एक दिन में, क्या करोगे? क्या एक्शन लोगे बताओ? पर मिड कैप 2% गिर गया, आप खरीद सकते हो। मिड कैप 3% गिर गया, आप खरीद सकते हो। तो आप देखिए 380% ऊपर गया और 16% नीचे आया। तो रिस्क 16%, रिटर्न्स 380%। बहुत बढ़िया। अब आते हैं थर्ड, स्मॉल कैप 250। अब प्रॉब्लम क्या है सर एंड मैम कि स्मॉल कैप में ना हम स्मॉल कैप नहीं खरीदते, हम स्मॉल कैप में ना कचरा खरीदते हैं। यस। हम लोग क्या पेनी स्टॉक्स ढूंढते हैं। प्रिसाइसली,
हम वो ढूंढ रहे हैं यार, कोई बताओ जादू। दीपक 7 सर, का 100 7 का 100 हो जाए। हाँ वो मेरे को वो दिखा दो, वो क्या सुजलॉन जैसी कोई सुजलॉन, कंपनी जैसी Yes कोई Bank। दिखा दो। हाँ, यस बैंक जैसा कुछ दिखा दो। संजय, इफ आई गेट 100 मतलब मेरी टीम को 100 से ज्यादा रोज के एसएमएस डीएम्स आते आते हैं, होंगे, वो हाँ, डीएम आते हैं, क्या नाम है, व्हाट्सएप, जी 80 उसमें से ये पूछ रहे होते हैं कि सर कोई ऐसा चैनल है जहां बता दो जहां आप टिप्स दे दो। तो हम कहते हैं हमारा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, हम सही है। किसी से कोई पैसा नहीं लेते, हम्म, और हम वाकई ही नहीं लेते, यू नो इट वेरी यस वेल, ठीक है। यस, आई हैव नो वेयर जहां हम पैसा लें किसी से, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। सेम ईयर, हाँ वैसे। हाँ, नो ठीक है, टिप्स, नो नथिंग। नो टिप्स, नो रिकमेंडेशंस, नथिंग, बिल्कुल पहली चीज। जी। उसमें से 20 ये पूछ रहे होते हैं कि सर यस बैंक ले लें। मैं उन सबको एक हमने टाइप करके रखा हुआ है कि भाई तुझे जो वैल्यू दिख रही है वो FII को क्यों नहीं दिख रही? Why they are not able to see that value in that particular stock या True. particular script? Why you are seeing that value? और दूसरा दोस्तों, एक चीज आज आप समझ लो, जो भी पेनी स्टॉक या जो भी मरा हुआ स्टॉक, चाहे वो 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, 7 का है, जिस दिन उसे 100 होना होगा आप लोग पकड़ ही नहीं आप ही नहीं पाओगे। पकड़ सकते, वो क्योंकि जो पकड़ चुके होंगे जो वो पकड़ चुका है वो उसे भाग लेगा। यस। तीसरा, इसको लेना है नहीं लेना है, इसकी एक बहुत अच्छी सी वो है कि जब उसके वॉल्यूम 4-5 दिन डबल होने लग जाएं तो समझो कि उसमें कुछ हलचल हो रही एक्टिविटी है। हो रही है। आप लोग सब टिप्स लेना चाहते हो बिल्कुल। क्योंकि आप किसी चीज को ओन नहीं करना चाहते। यस यस, यू वांट कि मैं कल को ऐसे उंगली कर सकूं कि संजय ने बताया था बिल्कुल। या दीपक ने बताया था या पूजा ने बताया था, हाँ इसलिए हम मरे। इसलिए हम मर गए। हाँ। क्योंकि मर तो आप खुद से रहे हो। हाँ, yes। हमने आपका किसी ने भी हाथ पकड़ के कोई काम नहीं करा रहा। बिल्कुल। अच्छा सर, अगली बात क्या है ना कि आप जब भी कोई स्टॉक खरीदते हो तो वो अभिमन्यु का चक्रव्यूह है। यस। आप अंदर तो चले जाते हो, बाहर कब निकलना है आपको पता ही नहीं है। आपने सुजलॉन खरीद लिया 7 रुपए में, आज वो हो गया 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए। अब आपको एग्जिट लेना है नहीं लेना किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी फंडामेंटल स्टडी नहीं किया, उनको पता नहीं है कंपनी Yes। कैसे देखते हैं, बैलेंस शीट कैसे देखते हैं, स्टोरी क्या है, क्यों भाग भागा, क्यों रहा क्यों है? नहीं सबसे भागा, बड़ी क्यों बात कि भाग क्यों रहा है? भागा क्यों, कुछ तो लोग, कुछ तो रीजन होगा। सर इस सब का लोगों का कोई लेना देना है ही नहीं। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। मैं आपको इंडेक्स बता रहा हूं ना, मैं तो नहीं कह रहा स्मॉल कैप का कोई कंपनी थोड़ी बता रहा हूं। अब आता हूं सर मैं तीसरे इंडेक्स पे, स्मॉल कैप पे, और उसके रिजल्ट्स और भी शॉकिंग है। अब वही 54 महीने की अवधि में स्मॉल कैप ने रिटर्न दिए 489%। तो ये तो दोस्तों आपने समझा कि इंडेक्स में अगर इन्वेस्ट किया होता तो बहुत मुनाफा सर हो एक और सकता था। गोल्डन एग्जांपल हाँ। देता हूं, और मैंने जब ये एग्जाम्पल देखा था ना मेरे होश उड़ गए सर। मैंने बोला ना हम गधे हैं सारे, पैसा बनाना बहुत आसान है। नैस्डैक 100 यूएस का सबसे बड़ा इंडेक्स टेक्नोलॉजी कंपनीज का, ठीक है, उसका 2008 का बॉटम था 1000, ठीक है जी। अक्टूबर 2008 में उसका बॉटम था 1000, वो गिरा था 4000 से 1000, 75% वाइप आउट। आज पता है कितना सर? 21,000 इन अ स्पैन ऑफ 16 ईयर्स। 16 साल में 21,000, आप कैलकुलेटर निकाल लो। एनुअलाइज्ड 21%, एनुअलाइज्ड 21%। किसी व्यक्ति ने अगर उसमें 3,000 की SIP की होती ना 16 साल में, तो आज उसके पास करीबन 45 लाख रुपए होते सर। अब चलो ये तो चर्चा हमने सुन ली संजय के भाई क्या करना है, इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी है। निफ्टी 50, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250, इसके लिए कोई ETF बताओ तीनों के लिए, और निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए, जहां हमारे दर्शक इन्वेस्ट कर सकें और वो ये 400% 500% की रिटर्न खा सकें। देखिए सर, निफ्टी 50 के लिए निफ्टी 20 है, निफ्टी सबसे 20 है, सबसे best बढ़िया है वो। इंडेक्स, वो है ETF है। सेकंड आता है निफ्टी नेक्स्ट 50, उसमें स्टेट बैंक का भी एक नेक्स्ट 50 है ETF, उसको लिया जा सकता उसका है। नाम नेक्स्ट 50 हाँ है। उसका नेक्स्ट 50 नाम है, और ठीक स्टेट बैंक S से नाम है उसका, ST समथिंग नाम ठीक है। है। तीसरा आपका मिड कैप 150 है। मिड कैप 150 में आई थिंक मिराई एसेट का मिड कैप 150 ETF है। हाँ ETF है। Okay। और स्मॉल कैप 250 में HDFC SML 250 है। तो अच्छा। ये आपके पास सारे इंडेक्सेस हैं, आप इनके ETFs ले सकते हैं। अब ETF में कोई नहीं जाना चाहता और इसी के परपेंडिकुलर मतलब पैरेलली वो चाहता है कि मैं म्यूचुअल फंड ले लूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज मच इजी टू बाय, वो सिप कर दी, वो अपने आप जी कट रही जी है। जी। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें वो बता दो। आपको निफ्टी 50 में तो सारे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, एक्चुअली सब में मोटा मोटी आपको सारे फंड हाउसेस के मिल जाएंगे। आपको चाहिए तो जैसे आप ICICI प्रूडेंशियल का फंड हाउस का ले सकते हो, उसमें सबके उनके पास सारे हैं। HDFC के पास है,
निप्पॉन के पास है, मोतीलाल ओसवाल के पास हैं, ये सारे फंड हाउसेस के पास अपने अपने सारे इंडेक्स फंड्स इस टाइम पे चल रहे हैं। नेक्स्ट 50 का किस नाम से होगा, एक कोई एग्जांपल? ICICI प्रू नेक्स्ट 50, अच्छा, और स्मॉल कैप? तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 150। हाँ। संजय जी, ये तो होगी हमारी भारत की बात। आपने अभी कहा कि आप चाइना के इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, नेस्डेक में भी करते हैं। अब हमारी ऑडियंस ये जरूर पूछेगी वहां कैसे इन्वेस्ट करा जाए। बहुत सिंपल ETFs है, डायरेक्ट ये होल्डिंग कुछ ग्रो नहीं की करते। ऐप पर है? हाँ, ग्रो की ऐप पे, कोई भी ब्रोकर ऐप पे आप देख सकते ग्रो हैं। की अपना बोलो, जो भी मतलब म्यूचुअल फंड की Renowned एप्स app, हैं हाँ। उनमें हाँ। है। ये सब एप्स पर है जहाँ पे बिल्कुल। भी हम म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्ट जहाँ जहाँ करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट है, जिस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, तो उसमें आप वो तो ETFs हम ले सर्च सकते हैं। करें नेस्डेक? आप सर्च करिए MON 100, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100, तो MON 100, तो ये नैस्डैक 100 में आपका पैसा डाल देगा। फिर एक आएगा मफैंग, MAFANG, तो FANG, हाँ, फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल। तो मफैंग का MA जो है वो है मिराय एसेट, तो मिराय एसेट का फैंग प्लस। फिर एक है महाक टेक, मिराय एसेट का चाइना का जो इंडेक्स है, तो वो महाक टेक करके जो मैंने आपको बताया, खरीदता रहा, फिर वो 25 रुपए हो गया। लेकिन अब जैसे नेस्डेक इतना ऊपर है, हम्म। चाइना भी इतना ऊपर है, दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। कहीं ऐसा ना हो कि वहां लोग यहाँ से वहां डाइवर्ट करें, हम्म। यहाँ का ऊपर चल दे और वहां गिरने लग जाएं। सर देखिए, अगर जैसे किसी अक्सर ऐसा होता है कि हम जिस लाइन में हम खड़े हो जाएं टॉल वाली, वो हमेशा स्लो हो जाती है। दीपक जी, लेकिन जो आपने अभी पुट ऑन किया है ना, यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसे कि ये एक क्वेरी मेरे को पर्सनली, मैंने आज किसी को बोला कि हमारा पॉडकास्ट संजय जी के साथ है। उन्होंने मुझसे स्पेशली बोला कि आप ये क्वेश्चन उनसे ज़रूर पूछना कि जो दीपक ने कहा कि अभी जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में बिल्कुल मार्केट हाई पे इन्वेस्ट किया और जो लोग अभी बॉटम से इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो कौन ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना पाएगा देखिए मैम, मैं फिर आफ्टर से 5 इयर्स? मैं आपको फिर से, लोग है ना म्यूचुअल फंड्स या इन्वेस्टमेंट्स को गलत तरीके से लेते हैं। कि किसी व्यक्ति ने अगर अपना गोल प्लानिंग किया होगा ना, तो उसको कभी ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर किसी का गोल 3 साल का है, प्रॉब्लम क्या है, लोग जाते हैं अपने ऐप पे जाएंगे, वो देखेंगे हाईएस्ट परफॉर्मिंग फंड और वो फंड खरीद लेंगे। क्यों खरीद रहे हो भाई? कितने समय के लिए खरीद रहे हो? किस गोल के लिए खरीद रहे हो? मेरा बेटा है, मेरे बेटे की एजुकेशन है, वो 18 साल बाद आएगी। जब मैंने स्टार्ट किया था फंड करना, जब वो पैदा हुआ था, तब से मैं SIP कर रहा हूँ। आज वो 11 साल का होने वाला है, वो फंड को भी 11 साल होने वाले हैं। तो इट इज एन अग्रेसिव फंड। वो अग्रेसिव फंड है क्योंकि मेरे को 18 साल का टाइम था। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था 77 रुपए का हुआ है वो एवरेज, 225 तक गया था, 195 हुआ। मैं लुट थोड़ी गया। और धीरे धीरे अगले 7-8 साल में वो 77 रुपए से 100 हो जाएगा, और ये हो सकता है 195 की जगह वो 300 हो जाए, 350 हो जाए। माई होराइजन वॉज लॉन्ग। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो सबसे पहले आप अपना गोल तय करें। अगर आपका गोल लंबा है, 10 साल, 15 साल, तो आप अग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल कैप खरीदिए, मिड कैप खरीदिए, मल्टी कैप खरीदिए, फ्लेक्सी कैप खरीदिए। पर अगर आपका गोल 3-4 साल का है, तो आप ज्यादा पैसा इक्विटी में मत डालिए। डालते भी हैं तो निफ्टी 50 में डालिए, और बचा हुआ पैसा डेट में डालिए। मैं तो कहता हूँ भाई, अगर किसी को 2-4-5 साल में पैसा चाहिए, FD करा दो। हाँ, 8% आएगा, 40% 5 साल में मजे ले लो बस। बिल्कुल। देखिए लोगों को क्या हुआ दीपक सर, पिछले 4 साल में ना बहुत अच्छे रिटर्न्स बने, यस। तो उनको लगता है मार्केट हमेशा ऐसे ही चलेगी। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ। मैं तो कहता हूँ भाई, जिसको मार्केट देखनी है 1995 से 2000 की देखे पहले, यस, 2000 से 2008 देखे, 2008 से 2014 देखे जब मोदी जी आए थे, बिल्कुल। 2014 से फिर 2009 में आए थे मोदी जी, 14 में, 2014 से 2016 देखे, वहां पे हम 6000 से 9500 गए, बिल्कुल। फिर 2009 में हम 6000 वापस आ गए। तो ये तो चलता रहेगा, लाइफ का पार्ट है। यस। ये तो लाइफ का पार्ट है, चलता रहेगा। तो मैं रोज नहीं ध्यान दे सकता, इसलिए मैं म्यूचुअल फंड्स को पैसा देता हूँ। और मेरा गोल लंबा है, तो मैंने ज्यादा अग्रेसिव फंड्स में डाला हुआ है, और मुझे उसका फायदा मिला। मैं 8-8, 9-9 साल से इन्वेस्ट करके बैठा हुआ। अब लोगों को लगता है जी मैंने आज इन्वेस्ट कर दिया, अब जो मेरा म्यूचुअल फंड 15% डाउन है, 12% डाउन है, तो देख क्यों रहे हो भाई? क्यों देख रहे हो? तुमने तो 5 साल के लिए डाला है, 10 साल के लिए डाला हो, तब देखेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, हम इनसाइड आउट जाते हैं, आउटसाइड इन नहीं जाते। हम लोग सोचते हैं कि हम कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, कौन सा खरीदूं, ये एक काम करते हैं, अरे मोतीलाल का सबसे अच्छा चल रहा है वो खरीद लेते हैं, अरे नहीं SBI का बहुत अच्छा चल रहा है, क्वांट वाले तो सारे एकदम भगवान की तरह चल रहे हैं। अरे भाई साहब, पहले ये तो पता करो खरीद क्यों रहे हो, कितना खरीदना है, आगे जाके कितना पैसा चाहिए आपको, आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, आपको शादी करवानी है कितना पैसा चाहिए, आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, रिटायर होना है कितना पैसा चाहिए। किसने ये गोल्स बनाए हैं? किसी ने गोल्स बनाए नहीं है, इसलिए लोग ऐसे ही डाले जा रहे हैं पैसे, और फिर वो स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, अरे मार्केट तो नीचे चलेगी, ऊपर चलेगी यार। तो दे विल ऑलवेज बी इन पेन। मिनिमम कितने टाइम के लिए डालना चाहिए अगर आप fund म्यूचुअल में? फंड में, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहते हैं,
तो मिनिमम 5 से 7 साल का होराइजन जरूर रखें। उसके पीछे अगर आप 2-3 साल देखते हैं तो आप फंड्स में डालिए मत। जैसे सर ने कहा एफडी कर लीजिए या फिर डेट फंड्स में डाल दीजिए, बस उसके अलावा कुछ मत। अब संजय एक और बहुत बड़ी समस्या है, अभी हमारे जानने वाले हैं, वो महिला हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनको 30-35 लाख रुपए उनके पास कैश में है। अब वो ये चाहती हैं कि मैं कुछ उन्हें ऐसी स्कीम बता दूं, वो मेरे पास आई कि जो वो कोई म्यूचुअल फंड ले लें, SWP ले लें, जिससे उन्हें 1,00,000-1.5 लाख रुपए महीना महीना मिल जाए। तो थोड़ा सा मैंने कहा भाई 1,00,000-1.5 लाख का मतलब है कि 35 लाख हैं 3%। और आप जो है अगर 1.5 लाख या 1 लाख भी कह रहे हो तो आप उसका मतलब 30% पैसा एक साल में खींच लोगे बाहर। तो थोड़ा सा ये बताओ लोगों को कि जो लमसम डाल के SWP करना चाहते हैं, थोड़ा सा, वैसे मैंने उनको ये बताने की कोशिश की, लेकिन वही वाली बात है, घर की मुर्गी दाल बाल। तो आप बता दो कि मतलब एक लमसम को किस तरीके से समझा जाए जो SWP उनका एक सिस्टमेटिक हो जाए। 30 लाख की अगर फंड है तो कितना SWP एक वाजिब SWP है? सर देखिए, इसकी कैलकुलेशन, बेसिकली राइट कैलकुलेशन टू विड्रॉ। इसको ना ऐसे समझते हैं कि जो SWP क्या है कि अब आपने अपनी बाल्टी में छेद कर दिया है। आपके पास पानी की एक बाल्टी है, अब उसमें आपने छेद कर दिया है। अभी पानी ऊपर से बह भी रहा है, कंपाउंडिंग हो भी रही है। तो अगर बहाव की स्पीड छेद पे से पानी निकलने की स्पीड से कम हो गई तो आपका पानी खत्म हो जाएगा। और अगर बहाव की स्पीड छेद में से जो पानी निकल रहा है उससे ज्यादा रही तो आपकी बाल्टी में से कभी पानी खत्म नहीं होगा। ठीक है। अब औसतन आप मानेंगे कि अगर डेट और इक्विटी का मिक्स करते हैं लंबे समय के लिए तो 9% मेरे हिसाब से एक रीजनेबल अजम्पशन हो सकती है रिटर्न्स की, क्योंकि एफडी ठीक ठाक एफडी और कुछ थोड़ी हाई पेइंग एफडी ही आपको 7-7.5% तक दे देती है। तो आप अपने पैसों को 3 लेयर में बांट दीजिए। ठीक है। पहली लेयर जो करिए वो प्योरली डेट कर दीजिए, एफडी प्योर एफडी कर दीजिए। ठीक है। अगली जो लेयर है उसको आप कर दीजिए हाइब्रिड, और उसकी अगली जो लेयर है उसको आप कर दीजिए निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 ऐसे। ठीक है। तो आपने पानी को 3 लेयर में बांट दिया। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है पहले उसमें से खाइए। तो अभी समझिए कोई जो मैडम है 30 लाख रुपए उनके पास है, तो 30 लाख रुपए में से वो महीने का ज्यादा से ज्यादा 12 से 15,000 रुपए निकाल सकती है, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकती। तो 15,000 रुपए निकाल सके इंटरेस्ट का, उतने का वो 30 लाख में से एफडी बना दे। बचे हुए पैसों को थोड़ा पैसा हाइब्रिड फंड्स में डाल दे और थोड़ा पैसा इंडेक्स फंड में डाल दे। जब ये पैसा खत्म हो जाए एफडी वाला, उसके बाद फिर से जाए और वो हाइब्रिड फंड्स को यूज करे, उसको एफडी में कन्वर्ट करे और फिर उसमें से वापस खाती रहे। इससे क्या होगा, जो तीसरा लेयर है पानी का, जो निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 में लगा हुआ है, उसका पैसा धीरे धीरे कंपाउंड करता रहेगा और आगे जाके आपको बेनिफिट दे देगा। इसको हम वेल एंड बकेट स्ट्रेटजी कहते हैं एसडब्ल्यूपी में। आपके पास कुआं है, कुएं में पानी है, आप जाइए 2 साल का पानी बाहर निकाल के लेके आके एफडी में रख दीजिए, बचे हुए पैसे को कंपाउंड करने दीजिए। फिर 2 साल बाद आपका पानी खत्म हो गया, आप जाइए कुएं में फिर से बाल्टी डालिए, 2 साल का पानी निकालिए और वापस उसको एफडी में डाल दीजिए। अब ये भी हो सकता है कि हमने जिस 2 साल हम एफडी से निकाल के खा रहे हैं और वो पैसे हमारे खत्म हो गए, हाँ, और इस 2 साल में जो इक्विटी थी उसने नेगेटिव रिटर्न दे दी, जी। फिर क्या करें? पर आपने हाइब्रिड फंड्स रखे हुए ना, आपके पास हाइब्रिड फंड है जिसमें 65%, 35% डेट में जाता ही जाता है। तो आप जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अग्रेसिव पोर्शन लास्ट का रखिए थोड़ा सा, 70% पैसा जो है वो डेट और सेमी डेट में रखिए, 30% पैसा जो है वही सिर्फ इक्विटी में रखिए, क्योंकि वहां बाल्टी पहुंचेगी नहीं ना शुरू में, 5-6-7 साल तक बाल्टी पहुंचेगी नहीं वहां पे। तो 5-6-7 साल एक अच्छा होराइजन होता है, उसमें आपको एक रिटर्न्स मिल जाते हैं, रीजनेबल रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो आपने क्या किया, ऊपर की तय की पानी जो है उसको ज्यादा डेट रखा है, मिडल वाले को थोड़ा डेट थोड़ा इक्विटी रखा है और लास्ट वाले को इक्विटी रखा है। तो लास्ट वाले की ग्रोथ हो रही है, ऊपर में से आप पानी निकाले जा रहे हो और पानी पीते जा रहे हो, तो आपका पैसा खत्म ही नहीं होगा। एज सिंपल एज दिस। पर लोग क्या करेंगे, लोग ये पूरे पैसे को उठा के स्मॉल कैप में डाल देंगे, फिर वो 20% क्रैश करेगा और फिर वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे, हे भगवान मैंने क्या कर दिया, मैं तो पैसे भी निकाल रहा हूं और वो भी 20% गिर गया, जिसे हम सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स का रिस्क कहते हैं। तो आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें फाइनेंस की अगर आप समझ जाओ तो ये सब चीजें मैनेज करना कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी है। हमने बहुत सारे लोगों की प्लानिंग करी है। मेरी क्लाइंट है जो जिनके पास लाइफ में कुछ जमा नहीं किया, डिवोर्स हुआ,
शी कुडंट गैदर एनीथिंग। एक घर है जिसमें रहती है और एक घर और बना जिसको वो किराए पे देती है। अब उन्होंने वो घर बेच दिया, उनके पास पैसे आ गए 2 करोड़ रुपए। हमने सर उस 2 करोड़ को इस तरीके से स्ट्रक्चर कर दिया है कि 3 साल बाद उनकी रिटायरमेंट है, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जब तक वो मरेंगी तब तक वो उसमें से खाएंगी और फिर अपनी बेटी को कुछ देके जाएंगी। कितना विड्रॉल है हर महीने? वही 0.5%। 2 करोड़ का 0.5 1 लाख। 1 लाख रुपए। 1 लाख। मतलब अब roughly 1 क्या लाख की 1 लाख की 3 साल की बाल्टी का पानी हमने एफडी में रख दिया, बचा हुआ पैसा ग्रो कर रहा है, फिर से वो कुएं में जाएंगी 3 साल बाद, पानी उठाएंगी रखेगी, वो बचा हुआ ग्रो कर रहा है, फिर से जाएंगी उठाएंगी, वो बचा हुआ ग्रो कर रहा है। और जो नीचे की तय है 30%, वो एग्रेसिव है, तो वो 10 साल में बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, फिर से आपके पास कुआं भर जाएगा। सिंपल स्ट्रेटजी। खुश है वो एकदम मस्त, कॉन्फिडेंस है उनको कि मैं अब जिंदगी जी लूंगी इस पैसे से। तो यानी कि आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके अगर एक एक्स्ट्रा एसेट भी कमा लिया तो उससे आप, अच्छा आप मुझे बताइए सर, 2 करोड़ के घर का कितना रेंट होता है? नॉट इवन 20,000 रुपए महीना। 20,000। ठीक है, उसमें से भी 3-4 हजार मेंटेनेंस निकल जाएगी। वही 2 करोड़ जो उनको 16,000 देने वाला था, वही 2 करोड़ उनको 1 लाख रुपए देने वाला है, विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी चिक चिक, विदाउट एनी ब्रोकरेज, विदाउट एनी टेनेंट मैनेजमेंट। कुछ नहीं करना उनको, घर का कुछ टूट गया उड़ गया कुछ नहीं करना, चुपचाप हर महीने के 28 तारीख को उनका एसडब्ल्यूपी लग जाएगा, उनके पास पैसा आ जाएगा। और हर 3 साल में अपने कुआं में जाना है और बाल्टी भर के लानी, बस इतना ही काम है उनका। इतना तो कर ही लेंगी। संजय जी, आप जो है आप बाइंग अ हाउस की जगह रेंटिंग अ हाउस प्रेफर करते हैं, जैसे आपने अपनी कई रील्स में इसको डिस्क्राइब किया है और कई बार आपने पॉडकास्ट में भी ये चीज़ बोली है। बट माई पॉइंट इज लाइक, अगर कोई कपल रेंट पे रह रहा है एंड द वाइफ इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द हस्बैंड एंड गॉड फॉरबिड हस्बैंड को कुछ हो जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि उसके पास अपना घर नहीं है, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? देखिए मैम, ये बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है ऑब्वियसली, बट इट्स अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। बट देन शी कैन गो बैक टू हर हाउस। उनका खुद का भी घर है, अगर हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो उनका हो सकता है खुद का घर है, पेरेंट्स होंगे, या फिर उनका बिकॉज इन-लॉज का एक घर है। इमोशनली एक हाउस इज अ बिग सिक्योरिटी देखिए माइंड मैम, में। मैं थोड़ा मिसकंस्ट्रूड हो गया वही रील काटने के चक्कर में लोगों का। मैं घर खरीदने के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अपने आप को कष्ट दे के घर खरीदने के अगेंस्ट हूँ। मैं एक कपल मेरे घर डिनर करने आया, मेरे फ्रेंड के कजिन है। मैं इस पे थोड़ा सा यहाँ लोगों को करेक्ट करना चाहूँगा। आपकी भी इंटरप्रिटेशन पूजा जी गलत है। उन्होंने जो समझाया, इन्होंने क्या कहा, आप घर अपने आप को ईएमआई पे लेने की बजाय किराए पे रह लो और जो पैसा बचे उसको इन्वेस्ट कर लो। दिस वाज व्हाट ही सेड। ठीक है ना? आप समझ रहे हो कि वो हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं और वो रेंट पे रह रहे हैं, कल हस्बैंड को कुछ हो गया तो जो उन्होंने पैसा सेव किया वो भी तो है ना, वो थोड़ी खर्च हो गया, उस पैसे को फिर वाइफ यूज करेगी। सर देखिए, हर जन की एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस है, बट हम अभी अगर होम बाइंग के थॉट प्रोसेस को समझे तो मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा था, कपल आया घर पे, दोस्त के कजिन है, और बैठे हैं, यंग कपल, शादी हुई अभी, 3.5 बेडरूम का घर ले लिया, 3.5 BHK। अच्छा कैसे लिया? ससुर जी ने थोड़े पैसे दे दिए, पापा ने पैसे दे दिए, डाउन पेमेंट हो गई, दोनों हस्बैंड वाइफ की मिला के करीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास की जॉइंट इनकम है, 1 लाख रुपए की EMI है। तो घर कैसे चलाते होंगे 50,000? प्रिसाइसली। मैंने बोला यार तुमने कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है, और तुम्हें 3.5 बेडरूम क्या है, तुम वहां पे कबड्डी खेलते हो घर के अंदर, यू आर यंग कपल, यू डोंट हैव अ किड, 2 बेडरूम ले लेते। तो यही तुम्हारी EMI जो 1 लाख है वो हो सकता है 60,000 जाती, 50,000 जाती, 70 तक चली जाती, तो तुम्हारे पास स्पेस होती। मतलब तुमने तो चोक कर दिया अपने आप को। तो अगर किसी व्यक्ति की EMI उसके इनकम की 40% से ज्यादा है तो उसको वो वाला घर उसके लिए नहीं है, पीरियड। नहीं, लेकिन संजय जो बात आप कह रहे हो ये तो बैंक भी पैसे देते वक्त देखता है। बिल्कुल। मान लो मेरी इनकम 1 लाख रुपए है तो मुझे उतना ही लोन देगा जो 50,000 40,000 की EMI में निपट जाए। बैंक ही मुझे 1 लाख रुपए पूरी मैं डाल दूंगा अगर लोन में, उसमें अगर मैं अपनी इनकम 1 लाख रुपए है, या मैं सैलरीड हूँ, या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहे हैं, तो बैंक का जो प्रोसेस होता है, आप भी CA हो, मैं भी MBA फाइनेंस हूँ, और हम लोग ये समझते हैं क्रेडिट किस तरह काम करता है। तो 100 रुपए अगर आदमी कमा रहा है तो वो ये मान के चलते हैं कि भाई 40 से 50 रुपए ही ये EMI 50 दे से सकता है। हाँ 50 से 60 वो मान लेते हैं, थोड़ा अग्रेसिव होता है तो 60 है। बिजनेसमैन है तो वो 60 मान लेते हैं, हाँ। और जो सर्विस वाला है उसके लिए 40 से 45 मान लेते हैं। हाँ।
फिर उसमें ये है कि आप और आपकी वाइफ काम कर रहे हैं दोनों, तो 10% से इंक्रीमेंट भी वो यस दे वर्क अपॉन, यस ठीक है। फिर बच्चे कितने बड़े हैं, तो इसीलिए जब आपका लोन लिया जाता है तो वो पूरी तो क्रेडिट सर में सब मांगते हैं। इनके केस में क्या हुआ, इनके केस में क्योंकि ये यंग कपल थे और इनका बेसिकली कोई लाइबिलिटी और नहीं थी इनके पास, और अभी शादी हुई थी, दोनों हस्बैंड वाइफ की जॉइंट सैलरी जैसे मैंने बताया 1.5 लाख के आसपास थी, तो इनको वो लोन उतना सैंक्शन हो गया। हो गया जितने में उनको करीबन 1 लाख रुपए की ईएमआई आ गई। ठीक है जी। अब अगर इनको 1 लाख रुपए की ईएमआई आ चुकी है तो देन दे आर अंडर सीवियर स्ट्रेस। यस 50,000 में अब उनको सब कुछ करना है, दे आर यंग, उनको घूमना भी है, फिरना भी है, अभी अभी शादी हुई है, तो वो उन्होंने बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और अब वो 3.5 बेडरूम के घर का मेंटेनेंस उनको हर महीने एक्स्ट्रा देना है, जो भी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, बिजली ज्यादा लगती है उसमें, ऑब्वियसली आपका मेड ज्यादा लगती है बिकॉज एरिया ज्यादा है सफाई करने का, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुकी है, एवरीथिंग काउंट्स कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बहुत जबरदस्त बढ़ गई है उसमें। तो माय पॉइंट टू देम वाज कि बच्चा इतना कर लेते कि 60,000 की ईएमआई होती तो आप खुश रहते, घर में भी खुश रहते और एक अच्छी लाइफ को जी सकते थे। माय पॉइंट टू पीपल इज कि आप घर खरीदिए पर 40% के अंदर अंदर रह के खरीदिए। अगर आपकी ईएमआई आपके टोटल इनकम का 40% से कम है तो आप उस घर में खुश रहोगे, नहीं तो हमेशा वो घर आपके लिए एक स्ट्रेस बना रहेगा। क्योंकि क्या होगा, 40% अब है, 3-4 साल में आपकी इनकम समझो 20-30% बढ़ गई, तो वो 40% से करके 30% हो जाएगा, तो आपका हैप्पीनेस बढ़ जाएगा उस पर्टिकुलर घर में। पर अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो एक पर्टिकुलर घर, तो या तो आप वेट कर लो या आप उससे छोटा घर ले लो। अगर आप आज 3.5 बेडरूम का नहीं अफोर्ड कर सकते, आप 2 का ले लो, क्योंकि कल जब आप 3.5 का लोगे तो इस 2 को बेचोगे, आपको इसका पैसा मिलेगा, आप 3.5 ले लेना उसमें। एंड तब तक इनकम भी तब तक increase हो इनकम जाए। आपकी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी सर्टेनिटी हो जाएगी, आप यहीं रहने वाले हो, बाहर जाने वाले हो, क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले। तो माय पॉइंट इज कि घर खरीदिए। अगर घर खरीदना चाहते हैं तो 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। पहले तो ठीक ठाक लोकेशन पे लीजिए, ऐसे लोकेशंस पे मत लीजिए जहां पे अभी सिर्फ अच्छा लोग क्या कर रहे हैं, सर मेरे को बड़ा घर चाहिए तो कहाँ जाएंगे, अब नोएडा महंगा हो गया, इंदिरापुरम महंगा हो गया, चलो ग्रेटर नोएडा चलते हैं, तो वहां जाके ले रहे हैं। ऑफिस कहाँ है, गुड़गांव है, ग्रेटर नोएडा से गुड़गांव 2.5-3 घंटे की 3 रोज घंटा वन ट्रैवल, साइड हो गया, वन साइड 6 घंटे तो 5-6 आपने। घंटे तो आपके निपट गए। तो काय की खुशी मिली आपको उस घर में, तो घर लिया ही क्यों? इससे अच्छा गुड़गांव में 2 बेडरूम ले लेते, उससे अच्छा गुड़गांव में 2 बेडरूम ले लेते, या नोएडा में 2 बेडरूम ले लेते, थोड़ा सा इस तरफ आके। तो पॉइंट है सर कि लोग है ना ये सोच रहे ही नहीं है कि उनकी लाइफ का क्या कुचुम्बर बनेगा अगर वो इस तरीके के डिसीजंस लेंगे। मैं देख रहा हूँ ना सर, मेरा एक फ्रेंड है, वो आप ही के घर के आसपास रहता है, इधर इंदिरापुरम में, उसकी वाइफ मानेसर में काम करती है, मानेसर मानेसर में इंदिरापुरम 42,000 रुपीज पर मंथ उनका टोटल कार व्हीकल ड्राइवर का बिल है सर, 42,000 पर मंथ, और प्लस जो 4.5-5 घंटे वो रोड पे रहती है वो अलग है। एक्सर्शन हाँ, हैरेसमेंट है, रिस्क है सर। हाँ, और प्लस रिस्क है। तो माय पॉइंट इज वट एवर यू आर डूइंग, भाई घर को सिर्फ आंख बंद करके मत खरीदो। आप रहते कहाँ हो, आपका ऑफिस कहाँ है, आपके लिए क्या सूटेबल है, क्या आप यहाँ टेम्पररी हो या परमानेंट हो, आपका घर आसपास है कि नहीं है, आपने वो जो लोकेशन है वो डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि बाढ़ आ जाएगी घरों की तो आपके घर का प्राइस भी नहीं बढ़ने वाला उस वजह से। फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं, आपका ईएमआई जो है वो आपकी सैलरी के 40% के आसपास है, उसके अंदर अंदर है कि नहीं है, आप उसका डाउन पेमेंट अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको पूछनी पड़ेंगी ना, तब जाके आप डिसीजन लीजिए। माय सेइंग इज कि मैथ कर लो, फिर फाइनल पाथ सेलेक्ट करो कि लेना है कि नहीं लेना है, बस इतना मेरा लोगों को कहना है। खरीदो मत खरीदो, योर डिसीजन, आपका घर है भाई। क्रिप्टो में धोखा हो सकता है तो सिर्फ मीम कॉइन्स मत खरीदिए। अगर आप 1,000 रुपए डाल रहे हैं क्रिप्टो में तो आप 900 रुपए के अच्छे कॉइन्स खरीदिए, 100 रुपए के मीम कॉइन खरीद लीजिए, कि आपका ऐसा ना हो कि पूरा पैसा ही साफ हो जाए। तो अब मैं हमेशा ये कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट्स को ना एक थाली की तरह देखिए, खाने की थाली की तरह देखिए, जिसमें दाल भी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, चावल भी होने चाहिए, रायता भी होना चाहिए, आपकी रोटी भी होनी चाहिए, और अंत में एक मिठाई भी होनी चाहिए। अगर ये पूरी थाली मिठाई की बन जाए तो डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है। अगर पूरी थाली सिर्फ चावल की बन जाए तो आप खा नहीं पाओगे, पूरी थाली सिर्फ दाल की बन जाए तो खा नहीं पाओगे। इसी तरह आपका एसेट एलोकेशन है, आप जो भी हाई रिस्क एसेट में पैसा डालना चाहते हैं, जैसे क्रिप्टो एक हाई रिस्क एसेट है, तो अपने टोटल निवेश का 5 से 10% उसमें डालिए, ज्यादा मत डालिए, और उसमें भी 80 से 90% पैसा जो है वो हाई परफॉर्मिंग कॉइन्स में डालिए, जिनको आपको पता है कि क्या चीज है, जैसे बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, रिपल हो गया, ये सब हो गया, ये अच्छे, पॉलीगॉन, पॉलीमैटिक हो गया, ये सारे अच्छे कॉइन्स हैं कि इसमें कोई प्रोजेक्ट है या कुछ बहुत टाइम से चल रहे हैं, सस्टेनेबल हैं, दिख रहे हैं आप। कुछ ठीक है, मस्ती करनी है मीम कॉइन तो ठीक है, प्रॉब्लम, मिठाई की तरह थोड़ा सा एक गुलाब जामुन खा लीजिए उसका।
तो मैं ये मानता हूँ क्रिप्टो को और गोल्ड को लेके। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आज हमने संजय जी को बहुत ज़्यादा तंग कर लिया, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले ली, पर्सनल फाइनेंस से लेके, इन्वेस्टमेंट से लेके, घर से लेके, हाउस मतलब प्रॉपर्टी से लेके, गोल्ड, सिल्वर, मतलब सब कुछ वी कवर्ड एंटायर थीम। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ लगता है कि संजय से हमें पूछना चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें और हम संजय से और इनकी टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जवाब दें। बिल्कुल। अगर फिर भी आपको लगता है कि हमें पार्ट 3 लाने की ज़रूरत है तो लिखें पार्ट 3, हम पार्ट 3 लेके आएंगे। और यदि आपको लगता है कि कुछ टॉपिक ऐसा है जो रह गया, आप सवाल करिए, वी विल ट्राई टू आंसर यू। तो दोस्तों धन्यवाद देते हैं संजय का, आज यहाँ आए, इन्होंने टाइम निकाला हमारी ऑडियंस को और व्यूअर्स को, आप सब लोगों को, और मुझे भी बहुत, मैं आशा करता हूँ, ज्ञान मिला। तो कोशिश करेंगे इन्हें पार्ट 3 के लिए बुलाएं, आप लोग जवाब दीजिए। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा धन्यवाद है आपको कि आपने ये पॉडकास्ट देखा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, संजय जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।